हाँ जी जी, पार्ट 3 हिमालय की बेटियां और लेखक हैं नागार्जुन। यहाँ पे हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है? यहाँ हिमालय की बेटियां नदियों को कहा गया है। नदियां किस प्रकार हिमालय से निकलती हैं और सभी मैदानी क्षेत्रों में अपना जो है नदियां हमें बहुत अच्छी बहुत सारी चीजें देती हैं। पानी हम नदियों से लेते हैं, मतलब सारा जीवन जो है हमारा नदियों पर निर्भर करता है। तो यही इस पाठ में नदियों का महत्व बताया गया है और ये बताया गया है कि नदियां जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं। तो लेखक क्या मानता है? हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियां जो हैं वो सब क्या हैं? हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय की बेटियां आपको समझ में आ गया किसे कहा गया है? हिमालय की बेटियां इस लेसन में हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा गया है। यस मैम। पढ़ते हैं चैप्टर। एक मिनट पहले मूव सबको। आज सिर्फ 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी सब कहाँ गए हैं? आप बेटे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको बोलो कि अटेंडेंस जो है वो अब कंपलसरी है स्कूल में, ठीक है? और प्लीज छुट्टी करके ऐसे ना बैठें, क्लास लगाएं। अटेंडेंस प्रॉपर लग रही है, सब जानते हैं, हम आपसे अटेंडेंस मंगवाते भी हैं, ठीक है? तो वो जरूरी है। अब अटेंडेंस रजिस्टर बन रहे हैं, ये पहले की तरह नहीं है कि क्लास जब दिल किया अटेंड किया और जब दिल किया नहीं अटेंड किया। अटेंडेंस लगेगी। चलिए जी, पाठ 3 हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती हैं। अब किसके बारे में बात हो रही है? नदियों के बारे में। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला क्या होती हैं? ऊंचे घराने की स्त्रियां। ठीक है जी, ऊंचे घराने की स्त्रियां। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। भांति मतलब वैसे दिखाई देती थी जैसे बहुत ऊंचे घराने की औरतें हों। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, रिस्पेक्ट थी बहुत। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। धारा आप सभी जानते हैं, नदी की बात की गई है। वो कहता है, लेखक कहता है, मैं उतना ही सुकून महसूस करता था जितना मैं अपने घर में माँ, मासी या मामी की गोदी में बैठकर महसूस करता था, उसी तरह उतना ही प्यार मैं नदियों में तैरकर महसूस करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और ही रूप मेरे सामने था। मैं हैरान था, यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। यहाँ पे वो बताता है कि जब हिमालय से नदियां निकलती हैं तो वो बहुत पतली सी धारा के रूप में होती हैं। अगर किसी ने गंगोत्री देखा है, जहां से गंगा निकलती है, हिमालय में है गंगोत्री, बहुत छोटी सी धारा निकलती है, तो वो बड़ा हैरान होता है कि कैसे ये जो नदियां हैं वो इतनी बड़ी बन जाती हैं, जबकि निकलती कैसी है? एक छोटी सी धारा के रूप में। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी। भाव भंगी क्या होती है? हाव भाव। भाव भंगी, हाव भाव। किसी के किस तरह के हाव भाव हैं, वो देखता कैसे है, चलता कैसे है, उसे हम क्या कहते हैं? भाव भंगी। इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में आकर। उल्लास मतलब खुशी, उल्लास खुशी। तो लेखक कहता है कि इनकी जो खुशी है, जब ये पहाड़ों से निकलती हैं तो जब ये मैदानों में आती हैं तो अचानक गायब हो जाती है। किसी लड़की की जगह मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। विस्मय मतलब हैरानी, कौतूहल और विस्मय हैरानी, उत्सुकता और हैरानी। कौतूहल, उत्सुकता।
किसी चीज को जानने समझने के बारे में वो कहता है कि मुझे इतनी हैरानी कभी नहीं हुई जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, कि जितना मुझे ये लगता है ये देखकर होता है कि जब ये हिमालय से निकलती हैं तो बहुत पतली सी धारा के रूप में होती हैं, और लेकिन जब ये मैदान में आती हैं तो विशालकाय नदियां बन जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, कि ये नदियां हैं जो वो कहाँ भाग रही हैं, कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिन्होंने इसे बेचैन कर रखा है। अपने महान माता पिता का विराट प्रेम पाकर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कहते हैं इसके माँ बाप कौन, हिमालय इसको खूब प्यार करता है, लेकिन ये ना जाने कहाँ भाग रही हैं, किसकी ओर ये जाना चाहती हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकाएं, सरसबज उत्पिकाएं, हरी भरी घाटियां जिसको बोलते हैं सरसबज उक्त, हरी भरी घाटियां। ठीक है, और अधिकाएं, पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है जी, सरसबज उपत्यकाएं लिखा है, हरी भरी घाटियां जिसको आप बोल सकते हैं जो पेड़ पौधों से भरी हैं। अधित्यपकाएं, पर्वत का सबसे ऊंचा वाला जो जगह है उसको हम बोलते हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन, नीला निकेतन मतलब ये यहाँ से निकलती हैं, उनका घर ऐसा है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती या बातें याद करने का मौका मिलता होगा। तो वो बताता है कि रास्ते में तरह तरह के जंगल मिलते हैं, ये सारे पेड़ों के नाम है, देवदार, चीड़, सरों, सफेदा कैल, ये सब पेड़ों के नाम हैं। तो वो कहता है कि जब यहाँ पे ये पहुंचती हैं जंगलों में तो थोड़ा ठहराव आ जाता है। आपने देखा है मैदान में जो नदी होती है वो बहुत विशाल होती है, लेकिन जो पेड़ों के आसपास जो नदी होती है उसकी धारा फिर छोटी होती है। ठीक है, कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास कुछ रखा ही क्या है। तो कहते इतनी शरारती हैं ये हिमालय की बेटियां, ये नदियां, कि इनके बारे में अगर किसी से भी पूछो तो सब चुप रह जाते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कापिश, गंगा, जमुना, सरु, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सारे क्या हैं, नदियों के नाम हैं। सतलुज, चनाब, झेलम, कपिशा, गंगा, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियों के नाम हैं। ठीक है, तो वो कहता है जब मैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात करता हूँ तो ये सारी नदियां मुझे याद हो आती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी नदियां किस में जाकर मिलती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जाती है। जब नदियां इस ओर मिल जाती हैं तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र जाकर फिर सागर से मिलती हैं। ठीक है बेटा, कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो वो कहते हैं कितना भाग्यशाली है समंदर जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अपने बीच में समा लेता है। हिमालय की बेटियां किसको कहा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को भी यहाँ उसने कहा है। जिन्होंने मैदानों में भी इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके
कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि हिमालय को ससुर और समुंदर को उसका दामाद कहने में मुझे हिचक नहीं होती। तो वो कहते हैं ससुर क्या है, दामाद है, क्योंकि जो नदियां हैं, सागर जो है वो दामाद है, क्योंकि नदियां जो है वो सागर में जाकर मिलती हैं। और ससुर कौन है, हिमालय पर्वत। तो वो कहते हैं चाहे पहाड़ी लोगों के लिए नदियां जो हैं वो इतनी आम मायने नहीं रखती क्योंकि वो रोज इनको देखते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये बहुत मायने रखती हैं क्योंकि मुझे ये कभी कभी देखने को मिलती हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, कालिदास ने, हम सभी जानते हैं, मेघदूतम नाम का एक ग्रंथ लिखा है। तो वो कहता है कि कालिदास ने अपने मेघदूत ग्रंथ में कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो वो कहता है कि बेतवा नदी की बात करता है कालिदास। वो कहता है अपने नाटक में, कहता है कि इस प्रेमिका को अपना मिल के जरूर जाना, इसको अपने प्रेम का प्रतिदान जरूर देना। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। सचेतन मतलब जीवित रूप, सचेतन जीवित रूप। ठीक, तो वो कहता है कि केवल मैं ही नहीं हूं जो हिमालय की बेटियों को बहुत प्यार करता है, इन नदियों को लेकर बहुत उत्साहित है। उसे लगता है कि मेघदूत लिखने वाला कालिदास भी इन नदियों का, उसको भी इन नदियों का सचेतन रूप, जीवित रूप बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा, जिसकी वजह से उसने अपने मेघदूत में इनका जिक्र किया है। ठीक है। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे में पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेकर एक कवि हैं, उनका नाम है कालेकर। तो वो कहता है काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं से अगर हम प्रेयसी की भावना रखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और धागा है जिससे हम इसे साथ जुड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी ही ऐसी भावना हुई थी। थोलड की बात है, तिब्बत की। मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने मुझ पर असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और मैं गुलगुलाने लगा, गाना गाने लगा। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्दित मन हटा खुमारी। मुद्दित मतलब खुश होना, मुद्दित खुश होना, खुमारी मतलब दुख। तो लेखक क्या कहता है कि जो नदियां हैं वो ना केवल बेटियां हैं, बल्कि इसके साथ साथ क्या हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं और प्रेमिकाएं भी हैं। वो अपना उदाहरण देता है कि एक दिन वो बहुत ज्यादा उदास था, उसका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो सतलुज नदी के दरिया में, नदी में पांव डालकर बैठा कि थोड़ी ही देर में उसका मन जो था वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, तन ताजा हो गया और उसे महसूस हुआ कि ये नदियां जो हैं वो वाकई ही प्राणदान देने वाली हैं। ठीक है जी। पूरे चैप्टर में लेखक जो है वो हिमालय की बेटियां नदियों को कहता है और बताता है कि किस प्रकार ये जब निकलती हैं तो बहुत ज्यादा पतली धारा के रूप में होती हैं, लेकिन मैदानों में आते हुए ये विशाल काय रूप ले लेती हैं। और बताता है कि हिमालय जो है वो पिता के रूप में है, जबकि सागर जो है वो दामाद के रूप में है, क्योंकि सभी नदियां जो हैं उसमें जाकर मिलती हैं।
अब यहाँ पे वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की भी बात करता है, क्योंकि बहुत सारी नदियां इन सिंधु और ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। उसके बाद ये दो बड़ी नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र जाकर सागर में मिलती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि नदियां हमारा भरण पोषण करती हैं, हमें बहुत कुछ देती हैं। नदियां न केवल हिमालय की बेटियां हैं, लेकिन हमारे लिए भी वरदान है, हमारे लिए भी माँ, बहन और प्रेयसी के समान है। लेसन में किसी को कुछ समझ ना आए तो प्लीज अब पूछें। इस चैप्टर को अगर हम इंग्लिश में करें तो ये होगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछें। हरी आप एक बार पढ़ के देख लो। सबको सब कुछ क्लियर है? किसी को कुछ नहीं पूछना पूरी क्लास में, सबको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया है? वेरी गुड। एक मिनट। क्वेश्चन आंसर करें। भव्या बोलो बेटा। मैम मैंने पूछना था, ये समतल मैदानों का क्या मतलब होता है? समतल मतलब प्लेन मैदान किसको आप कहते हैं? पहाड़ी इलाका। प्लेन एरिया। प्लेन एरिया। प्लेन एरिया पहाड़ी इलाका होता है, फिर प्लेन एरिया होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल। ओके। हाँ जी, और कुछ? भावेश बोलिए बेटा, और फिर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसके बाद। भावेश अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। मैम मैंने कहना था मैम, खुमारी क्या होता है? हैं? खुमारी मतलब दुख, जब दर्द जिसमें हम डूबे रहें उसे क्या कहा जाता है? किसी भी चीज में जिसमें हम डूबे रहें उसे खुमारी कहा जाता है, जब हमारा दिल दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करें। नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लीज अगर प्रॉब्लम नहीं है तो थंब रेज करें और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है, लेकिन लेखक उन्हें किस और रूप में देखते हैं? हाँ जी निश्चय बोलिए। एक तो ये, हाँ जी निश्चय बोलो। यस मैम।
नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, पर लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहनों के रूप में भी देखा है। बिल्कुल ठीक, यही लिखना है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें प्रेयसी, बहन और मौसी मामी के रूप में भी देखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी अर्जुन, पूछिए। मैम एक बार मैम रिपीट कर दो। क्या? मैम फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर, नदियों को माँ मानने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन जो लेखक है वो नदियों को प्रेयसी, प्रेमिका, बहन आदि के रूप में भी देखते हैं। वो कहता है कि नदियां केवल माएँ ही नहीं हैं, हमारी प्रेमिकाएं भी हो सकती हैं, बहनें भी हैं, क्योंकि ये हमारा हर दुख हर लेती हैं। ठीक है जी। आगे दूसरा क्वेश्चन छोड़ दो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बनाई गई हैं, इसको छोड़ दो, ये नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? हाँ जी, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? वेरी गुड, हरजीत बोलिए। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि ये योगों से एक माँ की तरह हमारे भरण आई है। ये नदियों हमें न केवल पीने के लिए बल्कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी अपनाने जल को देती है। ठीक है, हाँ, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि जल जो है, इन नदियों का जल जो है वो जीवनदायी है, और हमारे न केवल घर के कामों में जल काम आता है, लेकिन हमारे जीवन यापन के लिए भी जल का बहुत महत्व है। ठीक है, तो सारी नदियां जो हैं वो मनुष्य के लिए प्राणदायी हैं, और जो प्राण देता है वो माँ के समान है। प्रेरणा बोलिए बेटा, आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रेरणा बोलिए। चलिए, लग गया पता कि जो काका कालेकर ने नदियों को माता क्यों कहा है, लोक माता क्यों कहा है? काका कालेकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा गया है क्योंकि नदियां जो हैं वो माँ के समान ही कल्याणकारी हैं, जीवनदायी हैं, लोगों को भरपूर जल देती हैं, जो जीवन के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? ये छोड़ दो, हमें पता ही है, लेखक ने नदियों की सिर्फ प्रशंसा की है। लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, नदियों के क्या लाभ हैं? ये आप अपने आप करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, नदियों के क्या लाभ हैं?
नदियों के क्या लाभ हैं? पहला क्वेश्चन हम करेंगे, नदियों को मां मानने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें किन और रूपों में देखते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? और तीसरा प्रश्न हम ये वाला करेंगे, नदियों के क्या लाभ हैं? सिर्फ 3 प्रश्न करेंगे इस चैप्टर में, हम सिर्फ 3 ही प्रश्न करेंगे। ओके जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। हिम नदियों के क्या लाभ है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद को आता है। कौन बताएगा नदियों के क्या क्या लाभ हैं? जल्दी से रेज योर हैंड। अगर 7th क्लास में होकर आपको ये भी नहीं पता कि नदियों के क्या लाभ है तो फिर आपको कुछ नहीं आता। मैम नदियाँ हमें पानी देती हैं। हाँ। नदियाँ हमें जो पानी देती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। पानी हमारे बहुत काम आता है। नदियाँ के और भी बहुत लाभ हैं। नदियाँ हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। वह लेखक ने उसको बेटियां माना है और नदियाँ हम माँ भी मानते हैं। यहाँ पे हमने लेखक क्या मानता है ये नहीं बताना, हमने सिर्फ यहाँ पे नदियों के लाभ बताने। जल प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नदियां। हमें पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से। खेती कैसे होती है? नदियों से। जीवन यापन कहाँ से होता है? नदियों से। ठीक है, उद्योग धंधे कहाँ से चलते हैं? नदियों से। नैतिक बोलिए बेटा। नैतिक बोले। मैम नदियों से हमें नमक मिलता है। नदियों से हमें नमक मिलता है और नदियों में मैम इससे हमें अच्छी मिट्टी मिलती है जिससे हम नदियां जो है मैम जिससे मिट्टी बहा कर लाती हैं। यस मैम, जिसकी वजह से वो खेती उपजाऊ मिट्टी बाड़ी का सारा काम हम करते हैं। ठीक है, भव्या नदियों का पानी पीने के काम आता है, वह खेती बाड़ी के काम भी आता है, और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके कारण हम धरती पर रहते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नदियों के क्या लाभ हैं तो ये अपने आप लिख लोगे। तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं। पहला, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक ने उन्हें न केवल मां बल्कि प्रेमिका और बहन भी माना है। इसके अलावा वह उन्हें मौसी और मामी भी कहता है। ओके। दूसरा क्वेश्चन, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियां जो हैं वो प्राण देती हैं, जीवनदायी हैं। सारे कार्य जो हैं वो नदियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। जीवन जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, किस पर आधारित है? जल पर आधारित है। इसलिए काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नदियों के क्या क्या लाभ हैं? नदियां जल प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद नदियां खेती बाड़ी के लिए भी बहुत महत्व रखती हैं, उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं। नदियों से ही हमारे जीविकाएं जो हैं वो चलती हैं, संसाधन चलते हैं, जल से ही सारे संसाधन चलते हैं। तो इसलिए नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जल है तभी जीवन है। तीनों क्वेश्चन कर लोगे? यस मैम। सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं इस लेसन के। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अब वो पूछे, बाकी सब हैंड जो हैं वो नीचे कर लो। मैम जो आज टेस्ट है, हाँ मैम जो मैंने आपको पूछना था कि जो हमारा कल हॉलीडे थी, जो उसका टेस्ट भी आज होगा? नहीं बेटा,
आपको बताया तो है, ग्रुप में सबने इंटीमेट किया है कि जो टेस्ट है वो अब अगले हफ्ते पे पोस्टपोन हो जाएगा। जो छुट्टी वाला टेस्ट होगा वो अगले दिन नहीं होगा, ठीक है, अगले हफ्ते जब उसका डे होगा तब होगा। ओके मैम। हाँ, तो हिंदी का आज संज्ञा का टेस्ट है, सबको इतना तो पता है ना, संज्ञा और यस उसके भेद मैम। आते हैं सबको। ओके यस मैम। चलो, यस मैम। 4 बजे आपको भेजना है ना, 5 बजे आपका दूसरा टेस्ट होगा। मैम ओनली वन टेस्ट इज देयर टुडे। क्यों, कंप्यूटर नहीं है साथ में या नो मैम, वो मंडे को होता है इंग्लिश के साथ। इंग्लिश के साथ है, सिर्फ हिंदी का है, तो फिर वो 5 बजे यस होगा। मैम। ठीक ओके है। मैम। ओके मैम। चलिए जी, आपके हम कर चुके हैं, 3 चैप्टर पूरे हो गए हैं। कॉपीज साथ साथ में भेजते जाइए, मुझे बार बार इंटीमेट ना करना पड़े। जितने जितने चैप्टर कंप्लीट करते जाते हो कॉपीज भेजो। और आज की अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी, जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई है वो भेजेगा। आज की अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट भी। Only 22 participants is there. ले लिए ना सबने स्क्रीनशॉट एंड द क्लास।